नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। आज है हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, लेकिन बाजार में है दबाव और निफ्टी बैंक दोनों ने क्रूशियल लेवल्स को तोड़ दिए हैं। निफ्टी आ गया है 25,000 के नीचे और निफ्टी बैंक की बात करें तो 56,500 का लेवल तोड़कर अब 56,300 के भी नीचे हम निफ्टी बैंक को जाते हुए देख रहे हैं। और इस गिरावट का विलन आज बना है एक्सिस बैंक का शेयर, क्योंकि 4% टूट गया है नतीजों के बाद। हर पैरामीटर पर एक्सिस बैंक के नतीजे कमजोर रहे और एक्सिस बैंक ने बाकी जो बैंक से वहां पर भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा प्रेशर बनाने का काम किया है। कोटक बैंक करीब 1.5% नीचे कारोबार कर रहा है और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये तीनों के तीनों जो दिग्गज शेयर हैं वहां पर भी गिरावट के साथ हमको कारोबार होते हुए दिख रहा है। विप्रो में बाइंग है 2% की, नतीजे इसके मिले जुले आए थे और आज ये निफ्टी का टॉप गेनर है। लेकिन मिड कैप में, स्मॉल कैप में भी लगातार दूसरे सत्र में हम कमजोरी होते हुए देख रहे हैं। तो बाजार का मूड आज कमजोर है और हर एक बढ़ने वाले शेयर के मुकाबले दो गिरने वाले शेयर हैं। ये है मार्केट की ब्रेथ, यानी कि जो ब्रॉडर मार्केट से जो संकेत मिल रहे हैं वो भी कहीं से भी बाजार को समर्थन देने वाले नहीं दिख रहे हैं। निफ्टी इस वक्त 170 अंक नीचे है, 24,950 के भी नीचे जाकर कारोबार करता हुआ दिख रहा है और 20 डीएमए के बेहद 50 डीएमए के बेहद करीब इस वक्त हम निफ्टी को देख रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और आप पहले ये बता देते हैं आपको कि आज बाजार में जो रणनीति होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, लेकिन उसके पहले मिड कैप की तस्वीर क्या बन रही है वो आपके सामने रखेंगे। 3 तस्वीरें आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज के मूवर्स की बात करें तो रूट मोबाइल करीब 3.5% कमजोर है और वजह यह है कि नतीजे इसके कमजोर आए हैं। सीईओ ने इस्तीफा दिया है, थोड़ी सी अनिश्चितता है कारोबार को लेकर, कंपनी के भविष्य को लेकर। इसके चलते आज गिरावट इसमें है 3% के आसपास की। डिलीवरी करीब 1.5% ऊपर है। 2-3 सत्र से देख रहे हैं कि ये शेयर चल रहा है और ईकॉम एक्सप्रेस में ये कंपनी 99.87% हिस्सा खरीदेगी और ये खबर आई है डिलीवरी को लेकर। पॉलीकैब 1.5% के आसपास की तेजी इसमें भी है। नतीजे इसके बहुत ही शानदार आए थे। आय करीब 25% बढ़ी थी। मुनाफे में हमने 50% का ग्रोथ देखा था, मार्जिन भी एक्सपेंड हुआ था और नुआमा ने लक्ष्य बढ़ाकर कर दिया है 7,950 रुपए। तो आज फिर से हम देख रहे हैं कि पॉलीकैब के शेयर में तेजी दिख रही है। लेकिन एक मिड कैप बैंक के नतीजे भी आ गए हमारे मिड कैप के शो में। आईओबी यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक के नंबर आपकी स्क्रीन पर है। ग्रॉस एनपीए 2.14% से घटकर आया है 1.97%। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की ये नंबर, तो ये एक बेहतर नंबर हम देख रहे हैं। हालांकि मुनाफे पर दबाव है। पिछले साल के मुकाबले मुनाफे में 75% का हिट आया है, तो मुनाफा घटा, एसेट क्वालिटी बेहतर हुई। एनआईआई भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी सुधार के साथ आई है। 2,450 करोड़ से बढ़कर करीब 2,750 करोड़ रुपए का एनआईआई आए हैं और प्रोविजन कवरेज जो रेशियो है वो है 97% के आसपास का। तो ओवरऑल एनपीएस के फ्रंट पर तो चीजें ठीक लग रही हैं, बाकी चीजें भी अच्छी हैं, लेकिन मुनाफे पर 75% का हिट है। क्या वन टाइम कोई इसमें एडजस्टमेंट है, ये देखने वाली चीज होगी आईओबी में। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ेंगे और उनसे ये समझेंगे कि बाजार में आज आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं एंजल वन के अमरदेव सिंह। अमरदेव जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। पहली प्रतिक्रिया आपसे आईओबी के शेयर पर चाहिए। मुनाफे पर हिट है लेकिन बाकी चीजें ठीक लग रही हैं। चार्ट्स बताइए, क्या करना चाहिए इसमें? जी, यदि मैं स्टॉक की बात करूं तो कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन फिलहाल देखने को मिल सकता है। तो मैं ये मानता हूं कि देखिए ओवरऑल क्या हो रहा है कि यदि बैंक्स की बात करें तो एक एक मिक्स ट्रेंड है। लेकिन सरकारी बैंक में आईओबी की बात करूं तो यहाँ एक पुल बैक फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि करंट लेवल्स से यहाँ एक अपसाइड मूवमेंट बन सकती है, जो अभी करीब 40 के आसपास है। तो एक बेस तो जरूर इसने बना दिया है 35 38 का, लेकिन इसमें कोई अच्छी तेजी जो है वो अबव 42 43 के ऊपर है। और उसके ऊपर ट्रेड करता है तो देन इट कैन रैली टुवर्ड्स 47 48 लेवल्स। तो मैं ये मानता हूं कि डाउनसाइड सीम्स टू बी लिमिटेड डेफिनेटली। अपसाइड जो है 42 43 तक पहले उस लेवल तक जा सकता है। उसके ऊपर सस्टेन करता है देन वी कैन से कि टुवर्ड्स 47 48 तक के लेवल्स भी हम देख सकते हैं। ठीक है, 48 तक के लेवल्स भी आईओबी के शेयर में आ सकता है और हम देख रहे हैं कि नतीजे आने के बाद शेयर में थोड़ा उत्साह बढ़ा है।
और 40 रुपए का भाव हम आईओबी के देख रहे हैं। हालांकि मिड कैप बैंकों में हम एक चीज़ देखते हैं कि चलते हैं तो एक रफ्तार से चलते हैं, लेकिन ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो नहीं पाता है। देखते हैं आईओबी में क्या होता है। फिलहाल 1% के आसपास की मजबूती है। लेकिन मार्केट की बात करें तो आज प्रेशर अनुमान से ज्यादा है और क्रूशियल सपोर्ट लेवल भी टूटे हैं। 250 अंक नीचे निफ्टी कारोबार कर रहा है। 0.25% की गिरावट निफ्टी में है और 1% करीब करीब निफ्टी बैंक टूट गया है। 564 अंकों की गिरावट फिलहाल हम देख रहे हैं। तो आपको इंडेक्स में करना क्या है? जो 3 घंटे का जो सत्र बचा है बाकी आज के सत्र में, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए ये जानेंगे और लेकर आएंगे निफ्टी का 3 घंटे का ट्रेड। अमरदेव जी, मार्केट ने काफी निराश किया है। ऐसा लग नहीं रहा था कि सिर्फ एक्सिस बैंक के नतीजे बाजार पर इतना ज्यादा प्रेशर बना देंगे, लेकिन सेंटिमेंट थोड़े वीक होते नजर आ रहे हैं। एफआईज भी भारतीय बाजार से दूरी बनाए हुए हैं। आप जरा बताइए कि अब यहां से जो बाजार के लिए सपोर्ट बनेगा निफ्टी बैंक के लिए, वो क्या होगा? और अभी कोई ट्रेड आपके हिसाब से बन रहा है या फिर सोमवार का 9:15 तक का वेट कर लें? देखिए, मार्केट्स की यदि बात करें, सबसे पहले मैं इंडेक्स की बात करूंगा, निफ्टी की। तो जैसी रैली हम लोगों ने देखी तो एक हायर लेवल्स पे एक करेक्शन डेफिनेटली एक्सपेक्टेड था और लाजमी भी था, बिकॉज क्वार्टरली अर्निंग्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं जो निवेशक हैं वो जरा ये समझना जरूर चाहेंगे कि किस तरह की अर्निंग्स आ रही हैं, तो वो इसलिए वो दे वर गोइंग मोर ऑफ अ वेट एंड वॉच पॉलिसी। तो उस कारण से हमें जो है बाइंग इंटरेस्ट, जो फॉलो थ्रू जिसे कहते हैं, वो हमें देखने को नहीं मिल रही थी। दैट वाज एविडेंट फॉर क्वाइट सम टाइम। नीचे जो सपोर्ट था, यदि पहले लेवल की बात करूं तो 25,200 300 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वो सपोर्ट टूटा है। अभी 25,000 के नीचे फिलहाल निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी का जो नेक्स्ट जोन ऑफ सपोर्ट है, दैट इज समवेयर अराउंड 24,700 24,800, जो काफी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट जोन है। वहां से वी कैन एक्सपेक्ट अ पुल बैक और एक अपसाइड रैली हमें देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स 25,200 300 लेवल्स, जहां जाके कंसोलिडेशन मिल सकती है और वो भी जो नतीजे हैं उनका एक इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट रहेगा। नाउ कमिंग टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में आपने सही कहा कि जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनका एक इंपॉर्टेंट और अहम रोल रहता है, और उसमें भी आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई हो, एक्सिस हो, कोटक हो और एसबीआई हो, इन्हीं का मेजर ऑलमोस्ट 90% वेटेज तो इन्हीं का है। तो यदि बैंकिंग और निफ्टी बैंक की मैं बात करूं तो निफ्टी बैंक फर्स्ट में यदि टेक्निकली देखूं तो काफी समय से, काफी दिनों से, हफ्तों से इट इज इन कंसोलिडेशन। तो क्लियरली उसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो है वो जो बुलिश मोमेंटम है दैट हैज डिक्लाइंड और हायर लेवल्स पे सेलिंग चल रही है। तो कहीं ना कहीं यदि बैंक निफ्टी की बात करूं तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो 56,600 700 का इमीडिएट जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करूं तो 55,700 800 का एक सपोर्ट जोन है। और टेक्निकल जो इंडिकेटर्स हैं फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव, दे हैव बीन नेगेटिव फॉर क्वाइट सम टाइम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो एक कंसोलिडेशन है। हालांकि एक अच्छी बात ये जरूर है कि जो इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, दे आर वेरी स्ट्रांग। तो यदि नीचे एक पुल बैक आती भी है तो देन वी कैन सी अ रिवर्सल, प्रोवाइडेड मार्केट्स किस तरह से और रिएक्ट करते हैं इनके जो क्वार्टरली अर्निंग्स को, बैंक्स को, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो ये व्यू हो गया आपके लिए इंडेक्स को लेकर। लेकिन आईओबी देखिए तेजी गंवा रहा है ये शेयर, और 0.25% के आसपास की बढ़त के साथ ही कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। अमरदेव जी, मान लीजिए अगर किसी को स्टॉक स्पेसिफिक अगर बाजार में मौके खोजने हो, आज हम मतलब चर्निंग भी नहीं देख रहे हैं। जो शेयर गिरे वो थोड़े गिरते जा रहे हैं, जो मतलब सुधार बहुत कम है। तो आपके हिसाब से ट्रेड से किस साइड के लेनी चाहिए? क्या तेजी का सौदा है या फिर तेजी मंदी दोनों प्ले करें, ये बेहतर स्ट्रेटजी होगी? देखिए, ये जरूर है कि उस पे अभी भी जैसे कुछ स्टॉक्स हैं वो काफी पॉजिटिव हैं। और मैं ये मानता हूं कि मार्केट का जरूर एक सेंटिमेंट्स का जरूर एक इम्पैक्ट होता है, बिकॉज आप एडवांस डिक्लाइन यदि रेशियो देखें तो फॉर एवरी वन एडवांस आपको ऑलमोस्ट दो डिक्लाइन है। तो ओवरऑल ब्रॉडर सेंस में सेलिंग प्रेशर है। इसके अलावा मेजर टेक्निकल लेवल्स जो हैं वो भी टूटे हैं। तो कहीं ना कहीं निवेशक जो हैं जरूर उसको लेके भी सोच में रहेंगे। इसके बावजूद मैं ये मानता हूं कि कुछ स्टॉक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बायोकॉन है, एक अच्छा स्टॉक है, टेक्निकली
बहुत स्ट्रांग है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे। इंटरमीडिएट टर्म में इट इज वेरी स्ट्रांग। उसके जो कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स हैं वो काफी स्ट्रांग है। शॉर्ट टर्म पे भी ट्रेंड मोमेंटम काफी स्ट्रांग बना हुआ है। तो ये 100 के ऊपर 400 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें एक अच्छी रैली बन सकती है टुवर्ड्स 425 430 लेवल्स। तो ये एक स्टॉक है जिसमें थोड़ी बहुत करेक्शन आती है तो इट कैन बी अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। और सस्टेन करता है 400 और 425 430 के ऊपर सस्टेन करता है देन इट कैन विटनेस अ सिग्निफिकेंट रैली, बिकॉज इसमें जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं उसके भी कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स हैव टर्न पॉजिटिव आफ्टर मेनी क्वार्टर्स। तो दैट सेज अ लॉट अबाउट दिस। तो इसमें दो ही लेवल है। यदि 400 402 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें आप 5 अपसाइड की रैली टुवर्ड्स 425 430 लेवल्स देख सकते हैं। इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 370 के आसपास का है। 425 430 के ऊपर ये सस्टेन करता है देन इट इज हेडेड हायर टुवर्ड्स इट्स ऑल टाइम हाई, जिसका जो ऑल टाइम हाई था वो दिसंबर ऑफ 2020 क्वार्टर में था, ऑलमोस्ट 490 के आसपास का था। तो 425 430 के ऊपर सस्टेन करता है देन इट कैन विटनेस अ वेरी शार्प रैली। तो इस स्टॉक पे नजर रखी जा सकती है। ठीक है, बायोकॉन 400 रुपए के ऊपर जाकर ये सस्टेन कर रहा है। 425 के टारगेट यहां से बनेंगे और 369 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है इस शेयर में। तो एक शेयर ये हो गया और दूसरा होगा बंधन बैंक, टारगेट 209 रुपए का। बंधन बैंक में हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके आप मूव लगातार जारी है। 173 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ट्रेड कीजिए। तो दो बी लेटर वाले शेयर सुझाए हैं अमरदेव जी ने। लेकिन इस बीच एक खबर आ रही थी कि भारत और यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है वो डील साइन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी यूके जा सकते हैं। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच में जो बातचीत हो रही थी मुक्त व्यापार समझौता को लेकर, ये मई में कंक्लूड हो गई थी। जो कुछ कानूनी जो पेचीदगियां हैं उनको दूर करने पर काम चल रहा है और दोनों देशों के बीच में कुछ अहम मुद्दों पर सहमति बनने की उम्मीद है। जैसे कि खबरें आ रही हैं कि यूके जो है भारत के लेदर के लिए, टेक्सटाइल के लिए, फुटवेयर के लिए, इनके लिए अपने बाजार खोलेगा और भारत भी कुछ ड्यूटीज में कटौती करेगा यूके से आने वाले विस्की के लिए, वहाँ की कारों के लिए। और दोनों देश जो 120 बिलियन डॉलर के ट्रेड को 2030 तक अचीव कर लेने को लेकर सहमत होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अभी अगर ये डील हो भी जाती है तो पहले भारत के कैबिनेट से भी इसको मंजूरी लेनी पड़ेगी ऑपरेशनल होने के लिए और वहां बाद में साथ ही साथ यूके में वहां के पार्लियामेंट से, वहां की संसद से मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत ही अहम चीज, काफी टाइम से लॉन्ग पेंडिंग ये चीज थी। इस पर अपने रिपोर्टर को भी आगे हम जोड़ेंगे और कुछ जो अपडेट्स आ रहे हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत ही क्रूशियल चीज ये है, इस पर हमारी आगे नजर बनी रहेगी। लेकिन मिड कैप में और कहां पर आपके लिए मौके बन सकते हैं, जरा ये भी समझते हैं और जरा वो शेयर लेकर आते हैं जहां पर आज हम तेज उतार चढ़ाव या फिर उछाल या गिरावट देख रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि मिड कैप में तेजी वाले जो शेयर हैं, टाटा कम्युनिकेशन, नतीजों के बाद ये शेयर चल रहा है। एल&टी फाइनेंस में हम देख रहे हैं कि तेजी है। इसके अलावा आप देखेंगे कि आईटी में परसिस्टेंट के शेयर में तेजी हमें देखने को मिल रही है। परसिस्टेंट के जो नंबर्स आएंगे वो अगले हफ्ते आने वाले हैं। जो तेजी वाले शेयर हैं अमरदेव जी, टाटा कम्युनिकेशन, परसिस्टेंट, इसके अलावा एल&टी फाइनेंस, कहीं आपको यहां से ट्रेड के मौके दिख रहे हैं तीनों शेयरों में? देखिए, यदि मैं टाटा कम्युनिकेशंस के बारे में बात करूं तो टाटा कम्युनिकेशंस में आज हालांकि एक अच्छी तेजी देखने को मिली है, लेकिन ये जो स्टॉक है इसमें अपसाइड में करीब 1800 के आसपास का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो उसके ऊपर जब तक ये ट्रेड नहीं करता है तो मैं ये मानता हूं कि कंसोलिडेशन फेज में है। परसिस्टेंट के बारे में बात करूं तो परसिस्टेंट में आज एक पॉजिटिव हमें मूवमेंट देखने को मिला। हालांकि इसमें करेक्शन काफी अच्छी आई है, मोर देन फ्रॉम 6000 लेवल से अभी 55 5600 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इसमें मुझे कोई मेजर रैली फिलहाल नहीं दिख रही है। और आपने जो तीसरा स्टॉक बोला एल&टी फाइनेंस, तो यदि मैं एल&टी फाइनेंस देखूं तो एल&टी फाइनेंस में ये जरूर है कि इसमें फिलहाल एक करेक्शन आ रहा है टुवर्ड्स 200 ऑड लेवल्स। तो इसमें गुड सपोर्ट जो इसका इंपॉर्टेंट लेवल है यदि मैं देखूं तो समवेयर अराउंड 190 के आसपास का है। 190 इज अ गुड लेवल। तो फर्दर करेक्शन आती है तो इट कैन बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। अराउंड 190 ऑड लेवल्स में इसमें बाइंग की जा सकती है, क्योंकि इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 185 84 के नीचे का है। अपसाइड में इट सीम्स टू बी कैप्ड अराउंड द
205, 210 level right now. ठीक है, L&T फाइनेंस को लेकर ये भी 200 रुपए के ऊपर फिलहाल ये शेयर आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। अमरदेव जी बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और मार्केट के साथ साथ कुछ बढ़िया स्टॉक्स भी हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि अगर आप थोड़े कम पैसे में कुछ बेहतर मुनाफा कमाना चाहते हैं तो ऑप्शन का ट्रेड भी आपका इंतजार कर रहा है। ऑप्शंस के चैंपियन छोटे से ब्रेक के बाद। मिड कैप मसाला में आपका फिर से स्वागत है। बाजार हम देख रहे हैं कि कमजोर है, अहम सपोर्ट्स को तोड़ के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को भी शेक करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऑप्शंस में आपके पैसे कहां बनेंगे ये जानेंगे और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवाले हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमोल जी, आपके अनमोल सलाह की जरूरत है, बताइए ऑप्शंस में पैसे कहां पर बनेंगे। नमस्कार जी, नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। टाटा स्टील के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, जुलाई सीरीज का कॉल ऑप्शन है 165 का, ₹2 के आसपास मैंने पिक किया था, अभी थोड़ा सा नीचे चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे ₹4 के और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1.30 का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 11,000 का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3850 का। 2 दिन से मेटल इंडेक्स में भी काफी पॉजिटिव एक्टिविटी है और टाटा स्टील की अगर हम बात करेंगे तो एक रैली के बाद करेक्शन के बाद एक रिवर्सल फॉर्मेशन फॉर्म हुआ है डेली चार्ट्स पे। मुझे लगता है अगर यही सेटअप कंटिन्यू रहता है तो टेक्निकली टाटा स्टील में एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। जैसे कि मार्केट में थोड़ा सा दबाव है, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ठीक है, आज मेटल में थोड़ा सा मूव है और मेटल के इस तेजी का फायदा उठा सकते हैं। टाटा स्टील 161 रुपए 162 रुपए के बीच में है, 1% की तेजी है और आप खरीदिए 165 वाली कॉल, नजदीकी है, ₹2 के भाव पर आपको ये मिल जाएगी। स्टॉप लॉस आपको रखना है ₹1.30 का और लक्ष्य लगाना है आपको ₹4 का। अधिकतम मुनाफा 11,000, अधिकतम जो नुकसान होगा इस ट्रेड में अगर होता है तो, जिसकी आशंका है 3,850 रुपए का। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से ना आकर्षक है ये, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है और 1% ऊपर ये शेयर कारोबार भी कर रहा है, तो आपके लिए इसमें बेहतर प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं कमाई को लेकर। लेकिन जो रिस्क डिस्क्लोजर है F&O ट्रेडिंग पर सेबी का, ये जरूर ध्यान रखिए आप, क्योंकि 100 में से 91 लोगों को नुकसान होता है और औसतन जो नुकसान है ट्रेडर्स को वो है 1 लाख रुपए का। और वो होता इसलिए है क्योंकि ट्रेड सोच समझ के नहीं लिए जाते हैं, वित्तीय सलाहकार के लोग मदद नहीं लेते हैं, स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो अपने घाटे को लिमिट कर लेंगे और प्रॉफिट की जो गुंजाइश होगी उसको आप बढ़ा पाएंगे। तो ये सोच समझ के आप ट्रेड कीजिए। अमोल भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन सौदा हमारे दर्शकों को बताने के लिए। लेकिन SBI के शेयर में कल हमने अच्छी तेजी देखी और परसों भी शेयर चला, हमने 830 रुपए के ऊपर के लेवल देखे। लेकिन जो 25,000 करोड़ रुपए का जो QIP खुला है वो सोमवार को बंद होने वाला है और इस QIP से जुड़े कुछ अहम अपडेट लेकर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अनुराग जोशी। अनुराग, उम्मीद करते हैं कि रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा होगा QIP को, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 25,000 करोड़ का QIP जुलाई 21 को समाप्त होगा, सूत्रों ने ऐसा ET Now स्वदेश को बताया है। SBI का अभी ये जो QIP है उसको 4 गुना ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन मिला है और इसका जो पेन है जो बैंकिंग हो जाता है इक्विटी इशू का, वो सोमवार को संपन्न होगा और जो नए शेयर्स हैं जुलाई 22 को उनके लिस्ट होने की संभावना है, ऐसा भी सूत्रों ने हमें बताया है। LIC ने इस इशू में 7,000 करोड़ रुपए की भागीदारी लगाई है और जो बैंक हैं जो इस इशू को मैनेज किया है, जो अब तक का जो सबसे बड़ा QIP है भारत में इस साल, उनमें सिटी, HSBC, ICICI, कोटक, मॉर्गन स्टैनली और SBI कैपिटल मार्केट्स शामिल हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुराग इस जानकारी के लिए। लेकिन एक अहम अपडेट हमारी टिकट टीम आपके लिए फ्लैश कर रही थी कि भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए पर दस्तखत करने के लिए पीएम मोदी जा सकते हैं अगले हफ्ते यूके। और इसको लेकर कुछ अहम जानकारी है, हमारी सहयोगी सुमिता करीर जुड़ रही हैं जो कि विदेशी मामलों पर काफ़ी अच्छी पकड़ रखती हैं। सुमिता, 3.5 साल पहले नेगोशिएशन की शुरुआत हुई और इतना लंबा इंतजार, पहले प्लान ये था कि नहीं इसको दिवाली 2022 से कंप्लीट कर लिया जाएगा। फाइनली जाकर ऐसा लग रहा है कि अब ये कंप्लीशन वाले स्टेज में है। बताइए आपके पास डिटेल्स क्या हैं? देखिए अभिषेक, जैसा कि आपने राइटली बोला, इसके नेगोशिएशंस को चलते हुए 3 साल हो गए, लेकिन जब यूके में इलेक्शंस थे, उन इलेक्शंस के चलते इसमें थोड़ा सा डिले हो गया। बट यूके ओवरऑल, जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं, यूके ओवरऑल जो है वो क्वाइट कीन है इस एफटीए को साइन करने के लिए। इस एफटीए का कंक्लूजन हुआ था, यूके इंडिया एफटीए का कंक्लूजन हुआ था इस साल मई में, और उसके बाद इनफैक्ट हमने ट्वीट्स भी देखे दोनों साइड से। कियर स्टार्मर जो पीएम है यूके, उनकी तरफ से, एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी तरफ से भी आए थे, क्योंकि इस डील का जो एम है वो ये है कि बायलैटरल गुड्स का जो ट्रेड उनका दोनों का वो पैक्ट है उसको डबल करना बाय 2030। और अब हमें फ्रेश सोर्सेज बता रहे हैं, फ्रेश न्यूज जो आ रही है सोर्सेज के द्वारा, वो ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है कि वो ट्रैवल करें यूके इस डील को साइन करने के लिए। हालांकि इस पे अभी कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं आया है। और ये जो डील अग्रीमेंट है दोनों देशों के बीच में, ये नेक्स्ट वीक साइन हो सकता है। और ये एक रिव्यू के बाद साइन होगा। और अभी जो लीगल स्क्रबिंग का जो प्रोसेस है एफटीए टेक्स्ट का, वो करंटली ऑन है। लेकिन ये इम्प्लीमेंट कब तक किया जाएगा? देखिए, एक बार ये जब साइन हो जाएगा उसके बाद इसको रैटिफिकेशन चाहिए होगा यूके कैबिनेट का और ऑफ कोर्स इंडिया के कैबिनेट का, और उसके बाद जो इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा। ओवरऑल अगर, जैसे मैंने आपको बताया, यूके इंडिया का जो ये एफटीए कंक्लूड हुआ था, ये मई में कंक्लूड हुआ था, और एज पार्ट ऑफ द डील काफी छूट मिली थी कि एक्सपोर्ट इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे लेदर हो गया, फुटवेयर हो गया, क्लोथिंग हो गया, विस्की हो गया, इन सब पे जो टैरिफ्स थे वो हटा दिए गए थे। तो ओवरऑल जो है वो एक्सेस था ईच अदर कंट्रीज के। और यूके को देखिए, इंडिया का एक काफी बड़ा डोमेस्टिक मार्केट मिलता है, हमारे यहाँ पे कंज्यूमर बेस काफी ज्यादा है। और ओवरऑल ये अग्रीमेंट उसी दिशा में हुआ था। और एफटीएस जो है वो इंडिया की स्ट्रैटेजी रही है कि हम अपनी जो ट्रेड डील्स है वो सेपरेट कंट्रीज के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबली दुनिया में एक डिस्ट्रप्शन चल रहा है उसके चलते। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सुमिता, बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर होगा ये कि यूके के जो बाजार हैं भारत के लेदर प्रोडक्ट्स के लिए, फुटवेयर के लिए, टेक्सटाइल अपैरल के लिए खुल जाएंगे, और भारत जो है यूके के लिए अपने बाजार वहाँ के लिकर प्रोडक्ट्स के लिए और साथ साथ